अगर एक क्लाइंट मशीन है यहाँ से और ये PAFW फायरवॉल है और ये हम लोग का लेट्स से यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन है, क्लाइंट यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे ऑफ कोर्स, एंड फायरवॉल ट्रांसलेट करेगा यहाँ पे, और ट्रांसलेट करने के साथ एक टेबल भी मेंटेन करेगा यहाँ पे। सो और ये डेस्टिनेशन पे जाएगा। अभी एक साइड फ्लो के बारे में बात हो रही है। तो लेट्स से यहाँ से एक पैकेट यहाँ से इनिशिएट हुआ और उस पैकेट में जो सोर्स था वो कुछ ऐसा था, सोर्स 172.16.0.2 कॉलन एनी पोर्ट नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये थमा लेते हैं सोर्स पोर्ट एड्रेस। और डेस्टिनेशन इज लेट्स से DNS के ऊपर जा रहा था, तो डेस्टिनेशन 888 एंड कॉलन पोर्ट नंबर 53। ये ओरिजिनल पैकेट है। This original packet arrives on this firewall, and after the translation, what happens here? Source outside interface IP, जो अभी हम लोगों ने लिया, which is 77.51, and port number will be different. Let's say YYY, and the destination remains same. No translation in it. Destination में कोई translation नहीं होगा. So 8.8.8 और यहाँ पे 53। और जब ये ट्रांसलेशन हुआ तो यहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल ने इस ट्रांसलेशन को अपने पास मेंटेन करेगा अपने एक टेबल में। पालो अल्टो फायरवॉल यहाँ पे ये मेंटेन कर लेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको, तो ये यहाँ पे ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सॉरी यहाँ पे मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, अभी इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ओके ये क्या करता है, अपने पास टेबल में इंफॉर्मेशंस को राइट डाउन कर लेगा जो इसने ट्रांसलेशन किया। अपने पास एक टेबल होगा इसके पास यहाँ पे, और ये इसलिए होगा क्योंकि जो भी ये ट्रांसलेशन कर रहा है इसको रिवर्स भी वापस मैप कराना है इसको। तो फायरवॉल अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है यहाँ पे लोकली, जिसको हम लोग नेट टेबल कह रहे हैं, नेट टेबल। तो इस टेबल में जो ऐसा टेबल होगा इसी से रिटर्न ट्रैफिक मैप होके जाएगा। तो यहाँ पे ये इस एंट्री को कर लेगा यहाँ पे, दैट इज 172.16.0.2, और ये जो इसका पोर्ट था इसको जो इसने ट्रांसलेट किया ये अपने पास लोकली स्टोर करके रख लेगा फायरवॉल ये। तो इसको इसने जिससे रिप्लेस किया, टू विच दिस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस हैज बीन रिप्लेस्ड विद, किसके साथ रिप्लेस हुआ? तो इस आईपी को इस आईपी के साथ या किस आईपी के साथ किया। जैसे अगर इस आईपी को अगर हम लोग आईपी वाइज बात करें तो इट इज मैप्ड विथ 114.30.77.51, इसके साथ इसने मैप किया। तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगा इसके पास। थोड़ा सा और जगह चाहिए होगा मुझे। ओके तो ये जो एंट्री मैप्ड हो जा रहा है ये रिटर्न ट्रैफिक के लिए होगा। फिर वापस जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और पोर्ट को भी यहाँ पे मैप करके रख लेगा। ये दो चीजें यहाँ पे एंट्री कर लेता है। और यहाँ पर एक और एंट्री होगी कि जो पोर्ट नंबर था XXXX,
ये किसके साथ ट्रांसलेट किया, तो इसने इसको मैप किया वाई 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 के साथ, ऐसा कुछ 5 टर्म वाई। तो अब यहाँ से फायदा ये होता है कि जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो वो वापस मैप होके चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन देखें और इसकी एंट्री के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ हुआ कि फायरवॉल ने सोर्स आईपी को इस आईपी के साथ रिप्लेस किया और सोर्स पोर्ट को इस पोर्ट के साथ रिप्लेस किया। अब जब ट्रैफिक वापस आएगा यहाँ से, रिप्लाई पैकेट जो आएगा, तो रिप्लाई पैकेट जो डेस्टिनेशन से आएगा उसका वापस नेटिंग करना है इसको, क्योंकि ये जो रिप्लाई पैकेट आ रहा है ये रिप्लाई वो रिक्वेस्ट था, ये रिक्वेस्ट था बेसिकली, रिक्वेस्ट था क्लाइंट का, और ये रिप्लाई पैकेट। तो नाउ दिस रिप्लाई पैकेट विल हैव सोर्स एड्रेस। अब यहाँ पे इसका जो सोर्स एड्रेस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि 888 पोर्ट नंबर 53 एंड डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी होगा, डेस्टिनेशन 114.30.77.51 एंड देन वाई वाई वाई। तब जो वापस यहाँ पे आएगा तो ये उल्टा मैप करके इधर भेज देगा। फिर तो ट्रांसलेशन तो दोनों साइड से हो रहा है कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे जब आएगा पैकेट तो ये ऐसा कुछ होगा। तो ये आफ्टर ट्रांसलेशन ही हो जाएगा फिर ये। तो ये जो यहाँ पे अब आएगा तो यहाँ पे सोर्स एड्रेस होगा, तो इस तरीके से ये डेस्टिनेशन नेट को कर रहा है यहाँ पे। और ये राउटर में भी होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन के बाद फिर इसने सोर्स वही कर दिया होगा 888 एंड कॉलन 53 और डेस्टिनेशन will be like 172.16.0.2 colon xxxx like this. ये ट्रांसलेशन है। तो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट के बारे में जो बता रहा था मैं ये। Yeah, I have a point, Manoj, to make. Like, Yes. Okay, so if you take the Cisco iOS behavior in NAT or dynamic NAT, when traffic, so let's say if the NATing is happening from inside to outside, okay, so the behavior is when the packet gets, forwarded back from outside to inside. The default behavior of Cisco iOS is that it looks for the routing table first and then it goes for the mapping. Of course, yes, I get the point, and that is something related to like packet flow mechanism. So let me explain. The same happens here even in the Palo Alto firewall as well, because now there are 2 or 3 different terms here, like of course routing, NATing, and even security policy will come into picture. So definitely the packet flow becomes very important here at this point of time, and let me explain the point. And the same happens here. Now that depends, like whether NAT will happen first or routing will be done first, because it's like it's something related to the packet flow. For example, let's say a packet arrives here inside interface of the device, whether it's router or firewall, no matter. A packet arrives here, and this is the very first packet, and this packet has to be routed to internet. Now maybe this packet, in most of the cases, the very first packet doesn't require destination NAT, right? Destination NAT is not required, so definitely NAT will not be occurred here, and the very first step will be router will check the routing table, and once like it finds matching route in the routing table, then packet is forwarded to the ISPB. So packet is switched to the buffer of exit interface, let's say this interface or maybe this interface, subjected to the routing table, like and once it is done, routing is done, packet is forwarded to the exit interface, buffer of exit interface. So at the time of leaving packet, source address is translated. It means now here routing is done first and then source NAT.
Now let's take another example, and even this is required as well, because if I want to translate source IP address, let's say it's private IP address, and I want to replace this source IP address with interface IP address, exit interface IP address. So definitely routing has to be done first, because in order to have a source IP address, so from which IP this original IP address is to be replaced. So for that, routing must uh, have been done earlier than the netting, because unless and until exit interface is not chosen, which would become the exit interface, source address cannot be translated. So definitely routing comes first and then the source network. Let me take another example. Let's say a client sitting over here over the internet cloud sends the packet to the device, router, or maybe the firewall, and maybe my server is sitting here, server, internal server. There are two internal interfaces here now. Let's say F0/0 and F0/1. So definitely the request will destined to the public IP address, not to the real server IP address, right? But we have understood up to this point that outside requests will arrive on the virtual IP address or public IP address, not the real IP address. So what is required at this point of time? First, netting, because router now needs to know the actual IP address in order to route traffic successfully to the exit interface like F0/0 or 0/1. So definitely now netting will be done before the routing. So what's the conclusion now? Conclusion is, let me put down the conclusion here. Conclusion is, if destination NAT is in place, then it happens first, then your routing, and then source NAT, right? Destination NAT मीन्स जो पैकेट आ रहा है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है वो नेट हो रहा है, अगर कन्फिगर्ड है तो. सो इफ डेस्टिनेशन नेट होगा वो राउटिंग से पहले होगा, सोर्स नेट राउटिंग के बाद होगा. And the same applies here as well in the Palo Alto firewall and is general behavior of your iOS based router. So basically routing से पहले भी नेट हो सकता है और राउटिंग के बाद भी होगा. It is subjected to the NAT type, whether it is destination NAT or source NAT. और मोटे तौर पे अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी पैकेट जब अंदर से इनिशिएट होगा इनसाइड से, द वेरी फर्स्ट पैकेट, तो इसमें पहले राउटिंग हो जाएगा और फिर नेटिंग होगा, क्योंकि इस केस में सोर्स नेट होता है, यूजुअली सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट ट्रांसलेट होता है. और जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि जो भी इसका सोर्स आईपी है वो राउटर के एग्जिट इंटरफेस के आईपी के साथ ट्रांसलेट हो जाए. हो सकता है एक एग्जिट इंटरफेस का आईपी ये है, दूसरे का ये है. सो इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट सोर्स आईपी एड्रेस, राउटिंग हैज टू बी डन फर्स्ट, बिकॉज राउटिंग डिसाइड्स कि whether exit interface is 1.1.1 or 2.2.2. So once routing is done, then yes, now source IP, if routing says packet must be routed via ISPA, then source IP address of this client machine will be replaced with 111. If routing table states that no, this packet has to be sent to ISPB, now this time source IP address will be replaced with 2.2.2. So definitely routing has to be done before NATing here. But it's the source NAT. But what about the destination NAT? Destination NAT means usually packet बाहर से initiate होता है, outside से initiate होता है. तो उसमें तो जैसे वो packet आएगा वो public IP पे आएगा. So first that public IP has to be translated to private IP address. Once it is done, then routing table will be checked. So yes, the same behavior is here again, and like netting and routing, they both can be done one after another. वो डिपेंड करता है कि हम लोग सोर्स नेट के बारे में बात कर रहे हैं या डेस्टिनेशन नेट के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर? Does it make sense? Yes, it makes sense clearly. Okay. So let's say in the case of source netting, okay, starting source netting, okay. Let's say, okay, whether this is static or dynamic. When the packet is coming from outside to inside, okay, so it should be looking for the mapping table first, whether the entry is there or not, and then the routing will be performed. What do you think so? Yes,
if I talk about the dynamic NAT or maybe dynamic IP and port or even in static NAT, तो NAT rule is checked of course, NAT तो check होगा ही होगा, और इसीलिए हम लोग जो dynamic NAT होता है maybe the dynamic IP and port here in Palo Alto firewall. If I talk about Cisco, तो in Cisco we have overloading या PAT. And that's the reason why I have mentioned one point here. वो बिल्कुल check होता है वो, and that's the reason I have mentioned here one point, and that is request must be initiated by internal client, because in dynamic IP and port या dynamic NAT there is no static mapping to the device. Device doesn't have one-to-one mapping in the NAT table. तो होता क्या है कि जैसे पहला पैकेट आता है तो वो NAT टेबल में ये वाली एंट्री कर लेता है, ये वाली, और एग्जैक्टली जो NAT टेबल वापस मैच हो रहा है यहाँ इस आईपी को इस आईपी में ट्रांसलेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द NAT टेबल. सो यस, इट चेक्स द NAT टेबल फर्स्ट in order to map or translate the IP back to the original IP, right? And even port to the original port, दोनों ट्रांसलेट करता है. And why port is translated here? Because it's many to one translation. Many to one. It means if we have 200 internal clients of this segment like 172.16.0.2, 200 clients, so they all will be using same IP address while routing traffic to internet side. Even the reply packet will be coming onto the same IP address. So at least one attribute, either IP address or port address, must be unique. So since it's the many to one translation, all internal hosts will be using the single public IP address. Reply will come back to the same public IP address. So in order to distinguish requests, different requests like coming from different client machines, at least this port address will play the key role here. This port address will play the very important role here, क्योंकि internal अगर हमारे पास 200 clients हैं, इन 200 client का जो reply packet internet side से आएगा, so all reply packet will destined to the same IP address, that is 114.30.77.51. So firewall will not be in a position to figure it out like whether this the packet originated from client 1, client 2, client 3 or client 4, because will remain same. ये तो हमेशा सेम होगा, जो रिप्लाई पैकेट आएगा इसी पैकेट पे आएगा. सो द ओनली एट्रीब्यूट व्हिच मेक इट यूनिक इज द पोर्ट एड्रेस. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी कमिंग अप इन योर माइंड, दैट पोर्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर्स आर लिमिटेड, right? We do not have unlimited ports because as we know port number which starts from 1 and we may go up to 1,265,535 ports, total number of ports. और इसमें से भी कुछ पोर्ट्स रिजर्व्ड होते हैं, कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं, कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं. तो वेरी लिमिटेड पोर्ट्स आर अवेलेबल. और यूजुअली जो मैक्सिमम फायरवॉल जो होते हैं वो सोर्स पोर्ट को ट्रांसलेट जो करते हैं वो 10,000 से 60,000 के बीच में करते हैं. 10,000 से कोई भी पोर्ट नंबर होगा 10,000 से 60,000 के बीच में. और ये पोर्ट नंबर तब तक रीयूज नहीं होगा जब तक कि रिप्लाई पैकेट ना आ जाए. सो नाउ लेट्स से लेट मी, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन. सो मैं थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करता हूं जो मैं पॉइंट समझा रहा था आपको. ओके, सो तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं इस पॉइंट को. Give us my firewall. And here let's say there are two clients, client 1 and client 1. A request come from this client. एक client इससे request आया, अगर suppose green color जो ले लिया हमने, green color से, और इसका source IP था 172.16.0.2 and destination में भी 888. और ये जो ट्रांसलेट हो गया इंटरनेट साइट पे, तो ये सोर्स ट्रांसलेट हो गया इससे. अभी सिर्फ आईपी की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन 888 एंड द रिक्वेस्ट, लेट्स से इस कंप्यूटर से भी एक रिक्वेस्ट आया एंड द सोर्स इज 172.16.0.3 एंड मे बी डेस्टिनेशन एनी डेस्टिनेशन, नो वरी, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है. इस पे आया, ये भी यहाँ से ट्रांसलेट होके ऐसा गया कुछ,
114.30.77.51. Destination 888. Sorry, not 888. Destination is original. No translation like in destination. तो ये दूसरा पैकेट था. Reply packet comes back here. Is the reply packet. Reply sourcing with 12.0.1.28 and destined to 114.30.77.51. And again here, reply comes back here. Source 888 and destination 114.30.77.51. So now the confusing part here is like if this reply packet and this one, they both have same destination address. So now from firewall perspective, it would become very difficult to figure it out, like whether this packet number with the green has to be sent to client 1 और क्लाइंट 2. किसको राउट करके, किसको मैप करके कहां भेजना है वो फायरवॉल को नहीं पता चलेगा, बिकॉज यूनिकनेस नहीं है कुछ. तो इसीलिए इस केस में जरूरी क्या होता है, पोर्ट एड्रेस. अगर यहाँ पे हम लोग पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को भी पिक्चर में लाए होते कि इसने सोर्स आईपी जो भी था, ओरिजिनल पोर्ट जो भी था, जैसे इसका ओरिजिनल पोर्ट था 15621, ये था ओरिजिनल पोर्ट, और इसने क्या किया था, इस ओरिजिनल पोर्ट को 10001 कर दिया था. और यहाँ पे जो ये नीचे की साइड में अगर हम लोग देखें, इसका ओरिजिनल पोर्ट था लेट्स से 1369, इसको इसने ट्रांसलेट करके भेजा था 10002 से. अब जो ये रिप्लाई पैकेट आया होगा वो डेस्टिनेशन तो दोनों का सेम होगा, बट डेस्टिनेशन विल बी सेम, बट अगर ये पोर्ट आया 10002 पे और ये पोर्ट आया 10001 पे, और इसके पास एक टेबल है, कंप्लीट टेबल है, ऐसा कुछ टेबल कि जो 172.16.0.2 और पोर्ट नंबर ये था, उसको मैंने मैप कर दिया था 114.30.77. यहाँ पे पोर्ट नंबर भी होगा, सॉरी, 172.16.0.2 colon 15621, और इसको मैंने मैप किया था 114.30.77.51 colon 10001. अब जो ये रिप्लाई पैकेट 3 नंबर आ रहा है यहाँ पे आया, और जो दूसरा पैकेट का था उसका भी सेम होगा, लेकिन यहाँ से डिफरेंशिएट हो जाएगा बिकॉज इस 10001 और दूसरे का पोर्ट आएगा 10002. सो फ्रॉम दीज पोर्ट नंबर्स रिवर्स मैपिंग वुड बिकम वेरी इजी. एंड ऑफ कोर्स कि ये टेबल में चेक होगा, क्योंकि ये जो एंट्री है, ये जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये नेट टेबल ही है, और ये डायनेमिक बन रहा है, पहले से नहीं था, ये स्टैटिक नहीं है, इस डायनेमिक इन नेचर. जब पहला पैकेट हिट हुआ तो अपने आप इसने स्ट्रिप डाउन करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद टेबल में एंट्री कर ली, और जब रिटर्न ट्रैफिक आया तो यहीं से वो मैच होके वापस चला जाएगा. और सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग मेनी टू वन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा हो भी रहा है. और ये एक लिमिटेशन भी है इसका कि सोर्स पोर्ट को भी ये ट्रांसलेट करेगा. सो डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट मींस it translates both. I believe I have written somewhere here, source IP address and source port address, both are translated, and that is maybe this could be one of the limitation, कि कुछ ऐसे application softwares होते हैं, they do not support source port translation. उन client का फिक्स पोर्ट होना चाहिए, और जो सर्वर पे रिक्वेस्ट है वो एक फिक्स पोर्ट से आना चाहिए. तो अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है तो दैट एप्लीकेशन माइट not support dynamic IP and port. So this is something one has to take care of. ये थोड़ा सा इसमें रहता है कि आपको dynamic IP and port में कि दोनों चीजें ट्रांसलेट होती हैं, सोर्स IP and सोर्स पोर्ट. लेकिन हाँ, अगर हम लोग इसी में दूसरी वाली बात करें तो उसमें ऐसा होगा, अगर सोर्स में ही अगर आप दूसरा लेते डायनेमिक नेट की बात करें, डायनेमिक नेट का, तो इसमें ऐसा होता है, pool of IPs are dynamically mapped with another pool of IP. तो ऐसा.
So it's many to many translation, many to many translation बहुत कम यूज होता है ये many to many translation. Pool of IPs are mapped with pool of IPs, but here only source IP address is translated. पोर्ट एड्रेस नहीं होता है, नो पोर्ट ट्रांसलेशन. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास लेट्स से एक प्राइवेट आईपी पूल है, is something like 172.16.0.0 slash let's say 24, that is 254 IPs. और एक हमारे पास नेट पूल है, नेट पूल में पब्लिक आईपी पूल. Here I have a NAT pool of let's say 114.30.77.48/29. That is only 6 IPs. ये डायनेमिक नेट होगा. तो इसमें खासियत क्या डायनेमिक नेट में? सेम चीज है, सोर्स नेट यही है, बट यहाँ पे सोर्स पोर्ट नहीं ट्रांसलेट होता है. बट एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हियर लेट्स से लेट मी टेक दिस सिनेरियो कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये फायरवॉल है और यहाँ पे हमारे इंटरनल क्लाइंट्स हैं. एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया यहाँ पे फर्स्ट और ये ट्रांसलेट होके जब इंटरनेट पे गया आईपी इस आईपी से रिप्लेस हो गया, लेट्स से 49 से हो गया रिप्लेस. फिर दूसरा रिक्वेस्ट आया किसी और कंप्यूटर से, तो अभी इसका ये जब ट्रांसलेशन के बाद गया तो इसका सोर्स आईपी नेक्स्ट नो 50 चला गया, किसी का 51 चला गया. तब तक इसका रिप्लाई पैकेट आ गया, रिप्लाई पैकेट आ गया, तब तक ये वापस मैप करके दे दिया और ये आईपी रिलीज हो गया. फिर ये रिप्लाई आ गया, ये आईपी रिलीज हो गया. बट ऐसा भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पूल एग्जॉस्ट हो गया, लाइक 49 से लेके जो हमारे पास 54 इतने आईपीज थे, ये पूरे के पूरे 6 आईपीज एग्जॉस्टेड हो गए. मतलब सारा रिक्वेस्ट गया हुआ है इंटरनेट की साइड पे यहाँ से, और अब फायरवॉल के पास इस पूल में कोई अवेलेबल आईपी नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा वो ड्रॉप हो सकता है फिर, क्योंकि नेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज नो अवेलेबल आईपी एड्रेस इन दिस नेट पूल. ऑल आईपीज हैव बीन एग्जॉस्टेड, क्योंकि सारे आईपी एग्जॉस्टेड हैं और रिटर्न ट्रैफिक अभी तक नहीं आया, क्योंकि रिटर्न ट्रैफिक आ जाएगा वो आईपी रिलीज हो जाएगा फिर से. तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक होता है इसमें, क्योंकि फायदा एक ही है कि पोर्ट ट्रांसलेट नहीं हो रहा है. या तो हमारे पास सफिशिएंट आईपीज हो कि ठीक है कम से कम 254 प्राइवेट आईपीज हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास 50-100 पब्लिक आईपीज हो, then it's okay. Even though one-to-one mapping is not required here, that if I have 254 private IPs, then there has to be 254 public IPs. That is not required, but better to have sufficient IPs in that pool. Else, another option is we may configure like this, that the first preference should be this your dynamic NAT 6 IPs वाला, लेकिन कोई पैकेट ड्रॉप ना हो तो हम लोग यहाँ पे फॉल बैक ले सकते हैं. फॉल बैक इज व्हाट कि अगर ये आईपी एग्जॉस्ट हो गया तो फायरवॉल फिर वही वापस जो नया रिक्वेस्ट आ रहा है उसको अपने इस इंटरफेस आईपी के साथ डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट करना शुरू कर दे. डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट. तो इफ देयर इज अवेलेबल आईपी इन दिस पूल एवरी टाइम, then dynamic IP and port will not be used. In case if firewall doesn't have IP address in the pool, all the IPs have exhausted, in that case fallback method will be dynamic IP and port, and we may take this interface IP address for the NAT. So we may instruct the firewall कि please do not drop or discard any client request, keep on translating IPs with the existing interface IP address. But definitely since again many to one translation means port translation will happen here. So both source IP and source port दोनों ट्रांसलेट होगा, बट ये ऑप्शन हमारे पास है. तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है. और इसमें मैंने बताया कि हम लोग एक इसमें to be on safer side, we may use dynamic IP and port as fallback
मेथड, ये हम लोग ले सकते हैं इसके साथ, रिकमेंडेड होता है ये लेना। और ये मैं थोड़ा सा बस दिखा रहा हूँ, फिर अभी कल ही अब फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये तो जो अभी मैं बात कर रहा था वो पॉलिसीज में जब हम लोग जाएंगे, नेट पॉलिसी में जाएंगे, जब भी हम लोग कोई नेट रूल क्रिएट करेंगे ऐसे, तो ये देयर आर टू सेक्शंस, ओरिजिनल पैकेट एंड ट्रांसलेटेड पैकेट। आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ट्रांसलेटेड पैकेट में। एंड लुक एट द डिफरेंट ऑप्शंस हियर। सो डायनामिक आईपी इनपुट, डायनामिक आईपी एंड स्टैटिक आईपी, तो ये हम लोग बात कर रहे थे डायनामिक आईपी इनपुट का। और जब हम लोग डायनामिक आईपी चूज करेंगे तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे एडवांस में, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट एज द फॉलबैक मेथड। सो बेटर टू इनेबल दिस एज वेल along with the dynamic IP and port translation। और ये डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन है जो बात करेंगे हम लोग, ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा। सो हियर देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस अंडर दिस ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन। वन इज सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, अनदर वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन। सोर्स के अंदर फिर तीन ऑप्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेस्टिनेशन में कोई तीन ऑप्शन नहीं है, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन। एंड दिस फॉलबैक मेथड इज अवेलेबल ओनली इफ वी सेलेक्ट डायनामिक नेट हियर। और ये कल थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी का है, तो ये एक 1-to-1 मैपिंग करने के लिए होता है। लेकिन कल हम लोग लैब भी स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ देखते भी रहेंगे थोड़ा सा, तो और ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बेयर मिनिमम और डायनामिक आईपी इनपुट अभी जो चाहिए था हमें, वो तो कंप्लीट हो गई है आपका। क्योंकि अभी हमें जो फायरवॉल को लाइव करके इंटरनेट पे ले जाना था, उसके लिए हमें बाकी नेट की फिलहाल जरूरत नहीं थी, हमें इसी डायनामिक आईपी इनपुट की। एंड वी हैव डन विद दिस डायनामिक आईपी इनपुट, हम लोगों ने कर लिया। तो कल हम लोग लैब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेट करेंगे डायनामिक नेट और सिनेरियोज है स्टैटिक नेट, बट ये जो हमें फायरवॉल को लाइव करना था, इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक को राउट कराना था थ्रू द फायरवॉल, फॉर दैट वी शुड हैव security policy, we should have dynamic IP port, dynamic IP and port, and as well as initial configuration like interface configuration, IP routing, etc. So far we have covered up interface type like different interface mode, default routing, security policy, and today we have covered up this one like dynamic IP and port.